नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आज की इस कक्षा में आप सबका विशेष स्वागत है। आज हम लोग भाषा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल और जवाब दोनों यहां देखेंगे। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको वीडियो शेयर करके बता दीजिए कि क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। साथियों, एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर बीपीएससी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में समान रूप से यह चैप्टर महत्वपूर्ण है और ये सारे सवाल महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, इन सवालों के जवाब अच्छे से समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार आप सब बता दीजिए कि आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। फटाफट आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए शुरू किया जाए। वेरी गुड। तो एक बार सब लोग लाइक कर दें फटाफट, जितने लोग आ गए हैं। शुरू करें। चलिए, आज का सबसे पहला सवाल है, चलिए फटाफट बता दीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन है, यह आपको बताना है। अब यहां सभी बोलियों के विषय में यदि हम जानते रहेंगे तभी इसका जवाब हम दे पाएंगे कि सबसे विस्तृत क्षेत्र किस बोली का है। एक एक बोलियों को हम देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवधी बोली की। अवधी यानी अवध क्षेत्र की बोली, अर्थात अयोध्या जिसका केंद्र बिंदु है वहां जो बोली जाती है, उस बोली को देखें, खड़ी बोली को देखें, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी को देखें। क्षेत्रफल के आधार पर हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग आ गए हैं, लोग एक का ए जवाब दे रहे हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी में। देखिए, हम इसमें एक बोली देखते हैं जिसका नाम है खड़ी बोली और इसका एक और नाम है कौरवी। क्या नाम है? कौरवी। और इसको हम कैसे याद करते हैं कि ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यह बोली आती है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अपभ्रंश इसका कौन सा है? तो अपभ्रंश है इसका सौर सेनी अपभ्रंश है। और सौर सेनी अपभ्रंश में यह बोली आती है। और कौरवी का ही एक दूसरा नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। और इसी को हम हिंदी के नाम से भी जानते हैं। यानी सबसे विस्तृत क्षेत्र किसका है? तो सबसे विस्तृत क्षेत्र आपका कौरवी या खड़ी बोली हो जाता है। अब इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कहां से है? तो मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अंबाला, देहरादून, ये खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है। इसके अलावा ज्यादातर हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहां के शहरों में भी खड़ी बोली बोली जाती है। अब मान लीजिए इलाहाबाद में चलें तो इलाहाबाद में अवधी बोली का क्षेत्र है, लेकिन वहां की पढ़ी लिखी जो जनता है वह भी खड़ी बोली बोलती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अगला सवाल, विशुद्ध ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? विशुद्ध ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? आगरा,
मथुरा, अलीगढ़, उपयुक्त सभी। यहां पर बात किया गया है विशुद्ध ब्रज भाषा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो उसे हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब विशुद्ध ब्रज भाषा कहा गया है, यानी इसका भी जन्म किससे हुआ है? तो इसका भी जन्म हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से इसका भी जन्म हुआ है। यह किससे जुड़ी हुई है? तो यह पश्चिमी हिंदी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? यह भी पश्चिमी हिंदी से जुड़ी हुई एक बोली है, यानी इसका उपवर्ग क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। अपभ्रंश इसका सौरसेनी हो जाएगा। और इसमें भी ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, यानी कि 6 बोलियां आएंगी। उन्हीं 6 बोलियों में एक बोली आती है हमारी, कौन सी? ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा का मतलब यह होता है कि चारागाह, चारागाह या जानवरों के चरने का कोई एक क्षेत्र। तो यहां पर जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का कोड पूछ रहा है कि ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। विशुद्ध की अगर बात करें तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, इन तीनों जगहों पर यह बहुत अच्छे से बोली जाती है, यानी इसे हम इसका विशुद्ध क्षेत्र कहेंगे। यानी इसका विशुद्ध क्षेत्र क्या हो जाएगा? अब इसमें एक विशेषता भी पूछी जाती है कि ब्रज भाषा की अपनी एक विशेषता क्या है। तो ब्रज भाषा की एक विशेषता है, यह है ओकार बहुला। क्या है ये? ओकार बहुला है। इसके अलावा ब्रज भाषा विभाषा भी है। क्या है? विभाषा, यानी विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा का तात्पर्य किसका? अपना व्याकरण भी है और अपना प्रचुर साहित्य भी है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर 2 तरह के साहित्य मिलते हैं। एक तो आपको शिष्ट साहित्य मिलता है, एक क्या मिलता है साथियों? शिष्ट साहित्य मिलता है। और एक यहां मिलता है लोक साहित्य। क्या मिलता है? लोक साहित्य। तो हिंदी की ज्यादातर जो बोलियां हैं उनका लोक साहित्य तो मिलता है, यानी सभी बोलियों का लोक साहित्य मिलता है, लेकिन शिष्ट साहित्य सबका नहीं मिलता। तो अगर इस आधार पर हम ब्रज भाषा को देखें तो ब्रज भाषा का अपना लोक साहित्य भी है, अपना शिष्ट साहित्य भी है और इसका अपना व्याकरण भी है। तो व्याकरण, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों। शिष्ट साहित्य क्या है? जैसे हमने सूरदास की रचनाएं पढ़ी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तो ये क्या है? शिष्ट साहित्य है। और एक खास बात क्या है इस भाषा की कि ये ओकार बहुला है, यानी इसमें ओ की मात्रा को लगा दिया जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कारक की, तो जो ब्रज भाषा में कारक प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो हिंदी में कर्ता के लिए, कर्ता कारक के लिए ने का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यही कारक जब हम ब्रज भाषा में प्रयोग करेंगे तो उसके स्थान पर क्या करेंगे? नए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहां पर ला और ड की जगह पर बहुधा र का प्रयोग किया जाता है। ला और ड की जगह पर बहुधा किसका प्रयोग किया जाता है? र का प्रयोग किया जाता है। जैसे झगड़ा, अगर शब्द आया झगड़ा तो झगड़ा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? कहेंगे झगड़ो। झगड़ा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? झगड़ों का प्रयोग किया जाएगा। किसके अनुसार बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ में ही ब्रज का प्रयोग होता है? सुनीति कुमार चटर्जी, उदय नारायण तिवारी, अगरचंद नाहाटा और मार्कंडेय, इसमें से आपको एक सही जवाब बताना है। फटाफट बता दें। अब ये सब है भाषा वैज्ञानिक। अगरचंद नाहाटा, उदय नारायण तिवारी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उदय नारायण तिवारी। अगला सवाल, ब्रज भाषा को बंगाल में क्या कहते हैं? ब्रज भाषा को बंगाल में क्या कहते हैं?
बताइए। देखिए, जो पुरानी ब्रजभाषा है, जो बंगाल में कवियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, उसे ब्रज बुली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रज बुली कहते हैं। और यह सवाल भी पूछा जा चुका है। अब यह पूछा जाएगा कि विभिन्न बोलियां जो हैं उनके नामकरण कर्ता कौन है? तो ईश्वर चंद्र गुप्त। कौन है? ईश्वर चंद्र गुप्त। ईश्वर चंद्र गुप्त इसके नामकरण करता है। भरतपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? भरतपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? बताएं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उस स्ट्रक्चर में, उस मैपिंग में जो आपका ब्रज क्षेत्र है और राजस्थान का जो क्षेत्र है वह साथ साथ है, यानी यह ब्रज क्षेत्र है और यह आपका भरतपुर है। तो इसीलिए भरतपुर पर पूरी तरीके से ब्रज का प्रभाव है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो बोलियां हैं निश्चित तौर पर वही होंगी। तो यहां डोंगी या डांगी एक बोली है। डोंगी या डोंगी एक बोली है जिसे भरतपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मैं सही जवाब दे रहा हूं कि गलत दे रहा हूं, फटाफट आप सब बताइए। अच्छा सवाल है ये, मैंने कई बार आप सबको बताया है। अब आप सब जवाब देंगे। डोंगी, ब्रजभूमि, बुक्सा या फिर अंतरवेदी? फटाफट बताएं। ब्रजभाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं उसी में से कोई एक बोली होगी जो इसके अंतर्गत आएगी। ब्रजभाषा का मतलब क्या होता है? पशुओं या गौओं का समूह। पशुओं या गौओं का समूह। तो कुछ लोग 5 का डी कह रहे हैं और कुछ लोग 5 का ए कह रहे हैं। कुछ लोग 5 का डी और कुछ लोग 5 का ए कह रहे हैं। ब्रजभाषा की प्रमुख बोलियों की बात करें, ब्रजभाषा की प्रमुख बोलियों की बात करें तो अंतरवेदी, बुक्सा, जादोवाटी और डांगी ये प्रमुख बोलियां हैं जो हमें मिलती हैं। ठीक है, अब इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम अगर ब्रजभाषा का पूछे तो इसे अंतरवेदी कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा का अन्य नाम हो गया। अब इसके अलावा भुक्षा, यहां ब लिखा है जबकि यह भू होगा, भुक्षा हो गया। इसको और कहते हैं जादोवाटी भी कहते हैं, जादोवाटी भी कहते हैं और एक डांगी भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो डांगी वाला क्षेत्र है भरतपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों की बोली है, यानी इसका ए उत्तर सही होगा। अगला, नैनीताल के तराई क्षेत्रों में ब्रजभाषा को क्या कहते हैं? नैनीताल के तराई क्षेत्रों में ब्रजभाषा को क्या कहते हैं? नैनीताल के
तराई क्षेत्रों में ब्रज भाषा को क्या कहते हैं? देखते हैं कितने सही लोग जवाब दे रहे हैं। फटाफट जवाब दीजिए। सवाल थोड़े से कठिन है लेकिन प्रयास करिए। तो जो नैनीताल का तराई क्षेत्र है, देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। भरतपुर डोंगी कहते हैं, ठीक है। बंगाल ब्रज बुली कहते हैं। नैनीताल बुक्सा कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन दूर? इसको लिख लीजिएगा कि ब्रज भाषा का अलग अलग नाम कहां पर किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रजभूमि, ब्रजभूमि का मतलब है पूरी जहां पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, जहां पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है उस पूरे क्षेत्र को ब्रजभूमि कहते हैं। और अंतर्वेदी, तो अंतर्वेदी ही क्या है? इसका ब्रज भाषा का अन्य नाम है। क्या है इसका? ब्रज भाषा का अन्य नाम है, ठीक है। अगला सवाल, एटा, मैनपुरी, पीलीभीत, बरेली की बोली को क्या कहते हैं? एटा, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत की बोली को क्या कहते हैं? फटाफट बताएं। एटा, मैनपुरी, पीलीभीत की बोली को क्या कहते हैं? बहुत सारे साथी वहां से भी होंगे। ऑप्शंस हैं डोंगी यानी डोंगी, ब्रजभूमि, बुक्सा या अंतर्वेदी। अब इसमें एक बोली है, मुख्य तौर पर यहां पर जो बोली जाती है वह बोली जाती है कन्नौजी। कौन सी बोली बोली जाती है? मुख्य तौर पर यहां पर बोली जाती है कन्नौजी, ठीक है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है वह किसके समीप है? तो यहां पर एटा, मैनपुरी, पीलीभीत और बरेली, तो यहां इसे अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं कुछ क्षेत्रों में, बाकी पूरे क्षेत्र में कन्नौजी बोली जाती है। ब्रजबुली, डोंगी, बुक्सा, अंतर्वेदी, सीकरवाड़ी किस बोली के अन्य नाम हैं? बताएं फटाफट। तो ब्रज भाषा जो है इसका विस्तार बहुत है, हर जगह इसका विस्तार आपको मिलेगा। जैसे बुंदेल में ग्वालियर, यानी ग्वालियर जो क्षेत्र है वहां भी ब्रज भाषा का संक्रमण मिलेगा। भरतपुर में भी ब्रज भाषा का संक्रमण मिलेगा।
और इधर अनूप शहर वाला जो क्षेत्र यानी कन्नौजी वाला क्षेत्र, वहां पर भी इसका संक्रमण मिलेगा। तो ब्रज भाषा की बोलियां जो हैं, इसकी एक बोली है सिकरवाड़ी। सिकरवाड़ी, तो ये जो ग्वालियर में राजपूत हैं, अब आप जानते हैं कि वहां राजवाड़ा तो रहा ही है, तो राजवाड़े जो हैं उन राजवाड़ों के लिए इस बोली का प्रयोग किया गया, यानी उन राजवाड़ों ने इस बोलियों को बनाया है। तो सिकरवाड़ी ब्रजभाषा का रूप है और ग्वालियर के उत्तर पूर्व अंचल में सिकरवाड़ राजपूतों की बस्तियों में यह बोला जाता है। जादो बाटी किसका नाम है? क्या नाम है? जादो बाटी, यानी यादवों के द्वारा यह जहां बोली जाती है उसे हम जादो बाटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका उत्तर बता देते हैं। तो यहां पर ये सभी नाम किसके हैं? ब्रजभाषा के हैं। सभी नाम किसके हैं? ब्रजभाषा के हैं। धौलपुर ग्वालियर के भागों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? धौलपुर ग्वालियर के भागों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? अभी भी मैंने बताया सीकरवाड़ी, वहां के सीकरवाड़ी राजपूत की बस्तियों में जो बोली बोली जाती है उसे हम यह नाम देते हैं। किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रजभाषा है? किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रजभाषा है? अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज है। महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए यहां पर, क्योंकि आदिकाल में हम बात करें तो ब्रज भाषा किसके अनुसार है? धीरेन्द्र, शुक्ल, नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां साथियों सवाल देखें, बहुत बढ़िया सवाल है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, देखिए आदिकाल का यह ग्रंथ है और आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं, जितनी भी रचनाएं आदिकाल में हुई हैं, ज्यादातर रचनाओं पर किसका प्रभाव है? आपकी ब्रजभाषा का प्रभाव है। यानी आदिकाल में भी ब्रजभाषा है और उधर भक्ति काल में भी ब्रजभाषा है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसे हम डिंगल और पिंगल में भी बांट सकते हैं। डिंगल और पिंगल में भी बांट सकते हैं। तो ज्यादातर विद्वानों ने इसकी भाषा को डिंगल कहा है। प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज भाषा है। धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिंगल भाषा पृथ्वीराज रासो में इसे पिंगल भी कहा गया है। क्यों पिंगल कहा गया है? क्योंकि इसमें ब्रज और अपभ्रंश का योग है। तो ब्रज भाषा और अपभ्रंश का योग होने के कारण बहुत सारे लोग इसे पिंगल भाषा भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में आप जानते हैं कि एक महाकाव्य है और इसकी भाषा के विषय में यह कथन
किसका है? बताइए फटाफट, आज तो आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया? चलिए सवाल छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। किसके अनुसार भिखारी दास ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया? किसके अनुसार सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग भिखारी दास ने किया? किसके अनुसार सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग भिखारी दास ने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बताइए। आपके आंसर्स धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र, ये ऑप्शन है। भिखारी दास, भिखारी दास किस काल के हैं? रीतिकाल के कवि हैं, आचार्य भी हैं, ठीक है। अब यहां ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो भाषा शास्त्री हैं धीरेन्द्र वर्मा, तो राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा की भाषा क्या थी? तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, ब्रज भाषा। किस काल को ब्रज साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, छायावाद या फिर प्रगतिवाद? ब्रज साहित्य का स्वर्णिम काल किस युग को कहा जाता है? फटाफट बताएं। तो अगर हम देखें तो एक ऑप्शन आपका आदिकाल आ रहा है। आदिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग तो हुआ, लेकिन ब्रज भाषा संक्रमण काल की स्थिति में थी, संक्रमण में फंसी हुई थी। दूसरा काल है रीतिकाल। तो रीतिकाल में एक छत्र राज देखने के लिए मिलता है, किसका? ब्रज भाषा का। इस तरीके से रीतिकाल हो गया। अगला सवाल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? अभी भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसका वर्गीकरण बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। तो यह वर्गीकरण अब यहां पर जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, हार्नले महोदय, तो डॉक्टर AFR हार्नले ने किया था। कब किया? 1880 में किया। किसने किया? हार्नले महोदय ने किया। कब किया? 1880 में किया। और उन्होंने इसको कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा? तो उन्होंने इसे 4 भागों में बांट दिया, और उनके नाम भी पूछे जाएंगे। तो उन्होंने पूर्वी गौड़ियान, पश्चिमी गौड़ियान और उत्तरी गौड़ियान, दक्षिणी गौड़ियान, इस प्रकार से उन्होंने
इसे 4 भागों में बांटा। कब बांटा? 1880 में बांटा। पूछा जाएगा कि कौन कौन सी बोलियां इसमें आती हैं, तो पूर्वी गौड़ियान में आपकी पूर्वी बोली आ जाएगी, पश्चिमी गौड़ियान में पश्चिमी आ जाएगी, उत्तरी में आपकी पहाड़ी बोलियां आ जाएंगी, गढ़वाली कुमाऊनी, और दक्षिणी में आपकी मराठी बोली आ जाएगी। इस प्रकार से हानले महोदय ने सबसे पहले 1880 में इसका वर्गीकरण किया। किसने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रामाणिक वर्गीकरण किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी या हानले महोदय ने? फटाफट बताएं। तो प्रामाणिक वर्गीकरण किसने किया? भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो अब देखें, अगर जॉर्ज ग्रियर्सन को, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हार्नले ने सबसे पहली बार किया था और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसका वर्णन किया, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के ही वर्गीकरण का आलोचनागत और ध्वनिगत तरीके से, कैसे? आलोचनागत और ध्वनिगत, यानी जो वर्गीकरण ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया था उसी की आलोचना करके और ध्वनिगत चीजों को सही करके उसी का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत कर दिया? सुनीति कुमार चटर्जी ने प्रस्तुत कर दिया। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य, प्राच्य और दाक्षिणात्य, इस तरीके से इन्होंने इसका विभाजन कर दिया। और भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय और संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर विभाजन किया। किस आधार पर? क्षेत्रीय एवं संबद्ध अपभ्रंश पर। तो क्षेत्रीय और संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर विभाजन भोलानाथ तिवारी ने किया और सुनीति कुमार चटर्जी ने जॉर्ज ग्रियर्सन के ही विभाजन को आलोचनागत ध्वनिगत आधार पर उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण पुनः किया। किसने किया? सुनीति कुमार चटर्जी ने किया। अब जो इन लोगों का वर्गीकरण है उसे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किसने किस तरह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सुनीति कुमार चटर्जी की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने क्या वर्गीकरण प्रस्तुत किया? सुनीति कुमार चटर्जी ने सुनीत कुमार चटर्जी ने बहुत सामान्य से कहा, उदीच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशी, प्राच्य और दाक्षिणात्य, इतने आधार पर यानी 5 भागों में उसको बांट दिया। उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी, प्रतीप में राजस्थानी, गुजराती, मध्य देशी में पश्चिमी हिंदी, प्राच्य में पूर्वी बिहारी, उड़िया, समिया, बांग्ला और दाक्षिणात्य में इन्होंने मराठी को रख दिया। इसके बाद जब भोलानाथ तिवारी की बात आती है तो उन्होंने सबसे अच्छा वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो इस आधार पर राइट आंसर हो जाएंगे भोलानाथ तिवारी। राइट आंसर कौन हो जाएंगे? भोलानाथ तिवारी हो जाएंगे। इन्होंने क्या वर्गीकरण किया? सौरसेनी, मगधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड और पैसाची, इस आधार पर इन्होंने विभाजन किया। किसने उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशी, प्राच्य, दाक्षिणात्य नाम से भाषाओं का वर्गीकरण किया?
अभी अभी हम लोगों ने देखा था उदीच्य, प्रदीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दाक्षिणात्य के नाम से सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। किसने किया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। और इसी नाम से धीरेन्द्र वर्मा ने भी किया है। धीरेन्द्र वर्मा ने भी इसी नाम पे किया है और सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इसी नाम से किया है। लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया, उदीच्य में इन्होंने सिंधी, लहंदा, पंजाबी को रखा है और उन्होंने भी रखा प्रतीच्य में राजस्थानी, गुजराती को रखा। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। लेकिन प्रतीच्य में इन्होंने केवल गुजराती को रखा। यानी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण सुमेलित है। अब यहां सुनीति कुमार चटर्जी ने जो वर्गीकरण किया है उसके आधार पर यहां बताएंगे। उदीच्य में सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या क्या रखा? सिंधी, लहंदा और पंजाबी रखा, एकदम सही बात है। प्रतीच्य में गुजराती और राजस्थानी रखा, यह भी एकदम सही है। मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी को उन्होंने रखा, एकदम सही है। प्राच्य, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, असमी और बंगला उड़िया को रखा, तो यह प्राच्य में एकदम सही है। दक्षिणात्य में इन्होंने मराठी को रखा, अर्थात यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एफ, उपयुक्त सभी। यानी कौन सा उत्तर सही होगा? उपयुक्त सभी। धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार भाषा का वर्गीकरण सुमेलित है। यानी धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया? उदीच्य में उन्होंने सिंधी, लहंदा, पंजाबी को रखा, प्रतीच्य में उन्होंने गुजराती को रखा, मध्य देशी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी और बिहारी को रखा, प्राच्य में असमी, बंगला और उड़िया को रखा और दाक्षिणात्य में मराठी को रखा। अर्थात उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार। हॉर्नले महोदय ने अपने भाषा का वर्गीकरण किस क्षेत्र के आधार पर किया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक या बंगाल? अब इस सवाल का अगर जवाब नहीं दे पाए आप तो फिर मन करेगा कि खोपड़ी तोड़ दूं। बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर यह सवाल गलत हुआ तो गुरु एकदम ऐसा मन कर रहा है कि खोपड़ियां तोड़ दे तुम्हारी। वो एक डायलॉग है ना बाबू भैया वाला, अरे खोपड़ी तोड़ रहे इसका कोई, तो वही खोपड़ी तोड़ने वाली स्थिति आ जाएगी। बताएं, हॉर्नले महोदय ने अपने भाषा का वर्गीकरण में किस क्षेत्र के आधार पर किया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल? उन्होंने एक शब्द प्रयोग में लाया, क्या? पूर्वी गौड़ियान, उत्तरी गौड़ियान, दक्षिणी गौड़ियान न, यहां हर जगह उन्होंने गौड़ियान शब्द का प्रयोग किया है। और गौड़ीय शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बंगाल होता है। अर्थात राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। ठीक है। इसका पुराना नाम है गौड़ और यहीं पर एक संप्रदाय आया, गौड़ीय संप्रदाय, जो कृष्ण से संबंधित है। अब आप लोग बताइए सवाल कैसे लग रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान का क्षेत्र भी है। हॉर्नले महोदय द्वारा किया गया भाषा का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पूर्वी गौड़ियान, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी गौड़ियान में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियान, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियान, मराठी। यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा वर्गीकरण का आधार अपभ्रंश को बनाया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी उन्होंने अपभ्रंश को आधार बनाकर इसका विभाजन किया। सौर सैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी यानी पगारू, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती।
मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री में मराठी और ब्राचड में पैसाची, सिंधी, लहंगा और पंजाबी। यानी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है रीता जी। अगला सवाल, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन है 12, 17, 18 और 20। अब ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शन में 17 और 18 दोनों दिया रहे तो 18 उत्तर होगा, लेकिन यह सवाल गलत है। कुछ विद्वान 17 मानते हैं और कुछ 18 मानते हैं। हिंदी की उपशाखाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपशाखाएं कितनी हैं? पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी ना? पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी। अर्थात हम इसे 5 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। कितने उपवर्गों में विभाजित करते हैं? तो 5 उपवर्गों में। कौन उकार बहुला बोली है? कौन उकार बहुला बोली है? प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट या फिर पुरानी हिंदी? अब देखिए, जो अपभ्रंश भाषा है इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अपभ्रंश उकार बहुला ऊ स्वर का प्रयोग अधिक कर दिया जाता है। अगर हम भाषाविद गुलेरी जी की बात करें तो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी 3 भागों में उन्होंने इसको बांट दिया था। पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी। किसने? गुलेरी जी ने अपभ्रंश को। और उन्होंने छत्तीसगढ़ी जो है यह इसमें अधिक उकार बहुलता है। अपभ्रंश में जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है उसमें अधिक उकार बहुलता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। कौन सी भाषा सर्वप्रथम वियोगात्मक हुई? कौन सी भाषा सर्वप्रथम वियोगात्मक हुई? पाली, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश। कौन सी भाषा सर्वप्रथम वियोगात्मक हुई? चलिए, अब यहां ऑप्शंस हैं जो वह तो संस्कृत संयोगात्मक है। संस्कृत से किसका जन्म होता है? पाली का, पाली से प्राकृत का और प्राकृत से अपभ्रंश का। तो यहां एक सवाल आता है कि अपभ्रंश से ही भाषाएं वियोगात्मक होना शुरू हो चुकी थीं। अपभ्रंश से ही भाषाएं वियोगात्मक होना शुरू हो गई थी। यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में। तो संस्कृत तो हमारी संयोगात्मक थी। संस्कृत के लगभग नियम जो है वो पाली में भी मिलते हैं और प्राकृत में भी मिलते हैं, लेकिन अपभ्रंश से यह स्थिति नहीं आती। तो यहां एक सवाल भी आता है कि अपभ्रंश से भाषाएं वियोगात्मक होना शुरू हो चुकी थी। राइट आंसर। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विद्यापति ने कीर्तिलता में,
ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्णरत्नाकर में और स्वयंभू ने पौमचर्यू में। यह तो आसान सा सवाल है, फटाफट बताइए। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अवहट्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 1325 में वर्ण रत्नाकर में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। बिहारी वर्ग में कौन सी बोली आती है? तो तीनों आती हैं, उपयुक्त सभी, डी। राजस्थानी वर्ग में कौन सी बोली आती? मामा मेवा लेकर जयपुर गए मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, उपयुक्त सभी। बोली का सही विकास क्रम क्या है? खड़ी बोली अवधि ब्रज, अवधि ब्रज खड़ी बोली, ब्रज खड़ी बोली अवधि, अवधि खड़ी बोली ब्रज। तो यहां पर सही क्रम क्या है? तो अवधि, फिर ब्रज और फिर खड़ी बोली। यानी अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो अवधि मिलेगी, अवधि के बाद ब्रज और ब्रज के बाद फिर आपको कौन सी बोली मिलेगी? खड़ी बोली मिलेगी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं? तो ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, उपयुक्त सभी। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? ऑप्शंस हैं ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उपयुक्त सभी। पंक्ति किसकी है? भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमित सब कोय, मिले संस्कृत पारस्यो पै अति सुगम जो होय। बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है। इसका अर्थ है कि सभी बुद्धिमान और अच्छे विचारों वाले लोग ब्रजभाषा को बहुत ही सुंदर और प्रिय भाषा कहते हैं। मिले संस्कृत पारस्योपय अति सुगम जो हो। ब्रजभाषा में संस्कृत और फारसी के भी अंश मिलते हैं, लेकिन फिर भी यह भाषा बहुत ही आसान और समझने में सुगम है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भिखारी दास, केशव, कुलपति मिश्र और बिहारी लाल। बताइए। अब अगर इस सवाल को देखें तो ये दो जगह, अगर यहां पर शुक्ल भी होता, क्या होता? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने एक ग्रंथ लिखा बुद्ध चरित। क्या लिखा? बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित की भूमिका में भी यह मिलता है। यह पंक्ति जो है वह बुद्ध चरित की भूमिका में भी मिलती है। इसके अलावा इन्होंने यह पंक्ति कहां से ग्रहण की थी? भिखारी दास से ग्रहण की थी। यानी भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमित सब कोय, मिले संस्कृत पारस्योपय अति सुगम जो होय। तो इन्होंने बताया कि ब्रज भाषा में संस्कृत और फारसी भी मिलता है। तो यह सवाल का जवाब भिखारी दास होगा और ऑप्शन में भिखारी दास नहीं होंगे तो रामचंद्र शुक्ल होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित की भूमिका में भी टिप्पणी के रूप में इसको लिखा है। ये तो आप सब बता ही देंगे, आसान सा सवाल है। भाषा भाषा बोल न जानहि कुल केशव दास।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन में यह बात कही कि केशवदास को हिंदी भाषा का पूरा अधिकार नहीं था, क्योंकि वो संस्कृत के विद्वान थे और हिंदी की भाषा पर उन्हें ठीक से अधिकार नहीं था। ठीक है, कई बार यह पूछा गया है। तो यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह पंक्ति है किसकी। तो यह पंक्ति स्वयं केशवदास ने अपने ऊपर लिखी है। भाषा बोल न जान की जिनके कुल के दास, भाषा कवि भयो मंद मति ताकुल केशव दास। यह उन्होंने अपनी ही रचना के विषय में बात कही है। ठीक है, अगला सवाल लें। ब्रज भाषा भाषा सकल सुरबानी समतुल, ताहि बखानत सकल कवि जानि महारस मूल। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सारे महत्वपूर्ण सवाल आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो ब्रजभाषा भाषा सकल सुरबानी सब तुल, ताहि बखानत सकल कवि जानी महारस मूल। भिखारी, केशवदास, कुलपति या फिर बिहारी लाल। चलिए, यहां पर ऑप्शन है आपके पास बिहारी दास, केशव, कुलपति मिश्र या बिहारी लाल। बताइए। सवाल एक बार बता दीजिए आप लोग फटाफट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सवाल पढ़ के? सभी लोग एक बार बता दें। चलिए, तो ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया है और कुछ लोगों ने जवाब नहीं भी दिया है। भिखारी, केशवदास, कुलपति। भिखारी दास। ब्रज भाषा वर्ण कठिन, बहुविध बुद्धि विशाल, सबको भूषण सत्सैया करी बिहारी दास। पंक्ति किसकी है? तो यह स्वयं इसको बिहारी ने ही लिखा है। किसने लिखा है? बिहारी ने ही लिखा है। ब्रजभाषा वर्ण कठिन, बहुबुध बुद्धि विशाल, सबको भूषण सत्सैया करी बिहारी दास। बिहारी दास ने, बिहारी लाल ने सत्सई को सभी के लिए आभूषण बनाया है, यानी अपनी सत्सई के द्वारा उन्होंने काव्य कला को नया आयाम दिया है। आधुनिक ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी में कौन आते हैं?
आधुनिक ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी में कौन आते हैं? बताएं। तो इसमें भारतेंदु, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, उपयुक्त सभी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ढूढ़ानी किस बोली का दूसरा नाम है? जयपुरी। अल हिंद नाम की पुस्तक में सर्वप्रथम किसने भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया? अल हिंद। बताएं। सारे एक से एक बढ़ के एक प्रश्न आपको आज मिलेंगे। यहां पर अल हिंद नाम की पुस्तक किसकी है? अल हिंद पुस्तक। तो यहां पर एक रचनाकार हैं अल बैरूनी। तो अल बैरूनी की पुस्तक अल हिंद है। उन्होंने भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? अल बैरूनी ने। इसी किताब को किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद, तहकीक मा उल हिंद या तहरीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यानी अल हिंद की नाम की जो पुस्तक है, इसके और अन्य नाम भी मिल सकते हैं अल बैरूनी वाले में। यह सवाल पूछा जा सकता है। तारीख उल हिंद पूछा जाएगा। तारीख उल हिंद किसकी पुस्तक है? या तहकीक माउल हिंद। तहकीक माउल हिंद यह भी पूछा जा सकता है। तहरीक ए हिंद, तहरीक ए हिंद यह भी हो सकता है। हिंदी की व्यंजनांत बोली है भोजपुरी, अवधी। उपयुक्त दोनों? कोई नहीं। हिंदी की व्यंजनांत बोली है हिंदी की व्यंजनांत बोली है तो यहां पर दोनों बोलियां जो हैं वह व्यंजनांत हैं। उपयुक्त दोनों भोजपुरी और अवधी। खड़ी बोली के अन्य नाम क्या हैं? तो इसको हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंद, कौरवी इन सभी नामों से इसे बुलाया जाता है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिझवाली किस बोली के उपनाम है? छत्तीसगढ़ी के। तिराही, जूडर, गहोर यह किस बोली के उपनाम हैं? फटाफट बताएं। तो इसे कोसली, बैसवाली, जुलाहा, गहोर और जूडर इसके नाम है। यानी अवधी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की किस बोली का मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार है? भोजपुरी का। कौन अर्थ परिवर्तन की दशाएं हैं? अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थ देश। ये तीनों जो हैं अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं। अभी कल ही के क्लास में मैंने इसकी चर्चा किया है। राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि एवं आदर्श बोली कौन सी है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती या फिर मालवी? राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि आदर्श बोली तो मारवाड़ी है। आप देखें तो काफी साहित्यिक बोली है और मीरा ने भी कई पद, कई रचनाएं इसमें लिखी हैं। बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आती है? हड़ौती बताइए। हड़ौती
किसके अंतर्गत आती है? फटाफट बताइए, थोड़े से सवाल और बचे हुए हैं। कोटा, बूंदी, झालवाड़, ये 3 आते हैं हड़ौती में, और ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आता है। कहां आता है? दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। पटना, गया, हजारीबाग, मुंगेर में कौन सी बोली बोली जाती है? पटना की जो बोली है क्या है? मगही है। तो पटना, गया, हजारीबाग में मगही बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान की किस बोली को कहते हैं? तो पूरब में जयपुरी, पश्चिम में मारवाड़ी और उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी। तो मेवाती हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में किस बोली का है? तो मेवात, मालवी हो जाएगा। पूर्वी राजस्थानी किस बोली क्षेत्र को कहते हैं? तो पूर्व में जयपुर है और पश्चिम में मारवाड़ी है। तो ये रहे आज के सारे 50 महत्वपूर्ण सवाल। 2-3 वीडियो इसमें और करवा देंगे तो भाषा विज्ञान के सारे सवाल इसमें आ जाएंगे। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी, बीपीएससी टियर 4, किसी भी बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप प्रवेश ले सकते हैं। आप हमें सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। नंबर है 9628959237। ठीक है। 1-2 सवालों के जवाब आप लोगों के लिए मैंने छोड़े हैं, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें आकर दीजिएगा। आज के सवाल कैसे लगे जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।